नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। लगातार न्यूज इंडिया पर बड़ी और महा कवरेज जारी है। आज प्रथम चरण का चुनाव है, जिसमें 2017 के जो नतीजे हैं उन्हें दोहराना चाहती है बीजेपी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले पेज के चुनाव में अब तक 35% मतदान हो चुका है। शामली मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। शामली और मुजफ्फरनगर में 28% का मतदान अब तक हो चुका है। आगरा में 27%, अलीगढ़ में 23% वोटिंग अब तक हो चुकी है। हापुड़ में 1 बजे तक 39.97% का मतदान हो चुका है। 1 बजे तक के ये वोटिंग रिजल्ट्स आप देख लीजिए, या फिर कहा जाए वोट परसेंटेज जो है वो आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों की 11 जिलों में 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर की ये तस्वीरें हैं 11 जिलों में, क्योंकि लगातार वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही जो मतदाता हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर 11 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार लोग निकल रहे हैं, और इसमें दिग्गज भी शामिल हैं जिनकी साख दांव पर है, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। उनके परिवार वाले भी, और उसके साथ ही जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। 11 जिले की 58 सीटों पर आज वोटिंग है। लगातार आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कैराना, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। लगातार हमारे संवाददाता जो है हर अपडेट जो है वो पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान संजीव कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, अगर 1 बजे तक के वोट प्रतिशत की बात कर ले तो अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसा होता है कि पहले लोग घर का काम करते हैं, उसके बाद फिर मतदान करते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद वोट शेयर में आप देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वोट बढ़ते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो बदलाव की ओर इशारा होता है। देखिए चारुल, अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि जब मतदान के प्रतिशत में जब इजाफा हो तो उसका मतलब यही होता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी, या लोग चाहते हैं कि कम से कम जो सरकार है उस सत्ता में पतन हो। कोशिश यही रहती है, हम लोग भी यही अभी तक का ट्रेंड देखते चले आए हैं। लेकिन अभी जो रुझान मिल रहे हैं, जिस तरह से लोगों का संख्या दिखाई दे रहा है कि वो मतदान केंद्रों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये एक असहजता पैदा करने वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है कि यदि लोग गुस्से में हैं, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग या जाट बेल्ट के लोग किसान आंदोलन को लेकर के बहुत उद्वेलित है और वो सरकार के विरोध में है, और उस समय यदि ये प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे, निश्चित रूप से चिंता का विषय है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल। संजीव जी, आपको क्या लगता है, अगर हम पहले फेज की बात कर लें तो इसमें किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि देखिए, आपको याद होगा कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद नाराजगी कम नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जब वोट मांगने जा रहे हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार वहां पर नहीं हो रहा है। ऐसे में इस चरण में, क्योंकि किसान बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कितना असर आपको लगता है किसका पड़ेगा? देखिए, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और शुरुआती दौर में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुसीबतों भरा एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल यहाँ का माहौल नहीं है। किसानों ने लंबी एक शहादत दी है, तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों का आंकड़ा वो रखते हैं कि इन लोगों ने शहादत दी है। साल भर से ज़्यादा भारत के इतिहास में इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं चला। तो जो गुस्सा है, उस गुस्से को ध्यान में रखते हुए, हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह के दृश्य दिखाई दिए, कई बार विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि सरकार के पक्ष के लोग, चाहे वो मंत्री हो या नेता हो, जिस तरह से अपने क्षेत्रों में जा रहे थे, एक शब्द होता है खदेड़ा खदेड़ी वाला, तो वो माहौल जो दिखाई दे रहा था, वो कह रहे हैं कि हो सकता है विपक्ष की इसमें राजनीति हो, वो रणनीति के तहत इस तरह से हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि सरकार में बैठे हुए लोग, यदि वो चाहे विधायक हो या मंत्री हो, उनके साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है, तब भी ये बात भूलने की नहीं है कि आक्रोश है लोगों के मन में, और ये आक्रोश शायद बैलेट पेपर या वो बटन पे यदि दिखाई दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। ये बोहनी, एक हम लोग यहाँ बोलचाल के भाषा में बोहनी बोलते हैं कि शुरुआती दौर में जब आप दुकान खोलते हैं तो वो बोहनी होता है, अच्छा शुरुआत है तो दिन भर बहुत अच्छा चलता है। ये उन सारे पार्टियों के लिए, खास करके गठबंधन की बात हो या बीजेपी के लिए हो, हम बात कर रहे हैं, यदि ये बोहनी
बेहतर हो तो जिनकी भी लिए या जिनके हिस्से में इधर से बेहतर रिजल्ट आएंगे, आने वाले दिनों में उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है, निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव तौर पे आगे बढ़ेगी और वो बढ़ता हुआ दिखाई देगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गुस्सा है लोगों में, वो गुस्से को कितना कम कर पाए भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संजीव जी, बीजेपी की अगर बात कर लें तो 19 विधायकों के टिकट काटे हैं। बीएसपी की अगर बात कर लें तो सिर्फ 2 विधायक ऐसे हैं जिन्हें वापस जिन पर भरोसा आजमाया है, लेकिन बाकी सबके टिकट्स जो है वो काट दिए गए। बीएसपी के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पार्टी बदल दी है। गठबंधन 28 और 29 के रेशियो में है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या मानता है, अधिकतर जो सीटें हैं वहां पर यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और गठबंधन के प्रत्याशी जो है उनमें ही मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अब बोलने के लिए तो कांग्रेस पार्टी भी बोलती है कि सरकार हम बना रहे हैं, बीएसपी भी कह रही है कि बहन मायावती जी आ रही हैं, लेकिन जो समीकरण दिखाई दे रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट की बात दिखाई दे रही है। यहाँ पे पिछले 1 साल में जो समीकरण बदला है, हाँ ये कह सकते हैं कि 1 साल पहले जो स्थितियाँ थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और बहुत बेहतर स्थिति और माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन साल भर के अंदर में बहुत सारे समीकरण बदले हैं। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि लोगों के बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हवा बनाती है, या जो मुख्य मुद्दे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोटों के पोलराइजेशन के लिए, जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, इन सारे मुद्दों को लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। लोग चाहते हैं कि उसके सरोकारी मुद्दों की बात हो। इसी का नतीजा है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गर्मी को शांत करने की बात कर रहे हैं, वहीं पे गठबंधन के लोग भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं। तो फूंक फूंक के विपक्षी पार्टी, चूंकि उनको पता है कि बहुत तेज और चालाक राजनीतिक दलों से हमारा पाला पड़ा है, बहुत सोच समझ के वो अपनी बात रख रहे हैं और कोशिश यही है कि मुख्य मुद्दों से अलग भटक के किसी और बात पे हम नहीं जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। बहुत रोष है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने युवा मतदाता जो है वो वोट देने के लिए तैयार है। बेरोजगारों की एक अलग समस्या है, उसको भी भुनाने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा जो है, ये सारा माहौल अभी के वक्त में विपक्ष के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव जी, हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शैलेंद्र जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, आज नहीं लगता कि हर पार्टी उतनी ही नर्वस है? जैसे बच्चा पहली बार एग्जाम देने जाता है, पहले एग्जाम में एक नर्वसनेस होती है, पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आ जाए, आउट ऑफ क्वेश्चंस ना आ जाए। ऐसा इस बार लग रहा है कि पार्टी, क्योंकि बीजेपी पिछली बार जितनी कॉन्फिडेंट थी इतनी इस बार नहीं है। गठबंधन में भी देखने को तो मिल रहा है, हर पार्टी जिस तरह अभी संजीव जी ने कहा कि दावा कर रही है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन अंदर खाने नर्वस हर कोई है। देखिए, कोई भी चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है और किसी भी चुनाव को जैसे जैसे आगामी जो समय, जो आने वाला समय है, उसमें हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर चुनाव कठिन है। ऐसा नहीं है कि जब पहले की परिस्थितियां अलग होती थी, अब क्या है कि जो मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ रही है और उसमें भी खासकर युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, पढ़े लिखे युवा वर्ग की संख्या बढ़ रही है। तो जो पहले वोटिंग का जो पैटर्न होता था वो कन्वेंशनल पैटर्न होता था। परिवार का मुखिया जहां कहता था, परिवार के अन्य सभी सदस्य वहीं पर मतदान करते थे। वो किन मुद्दों पर इवन विमर्श करना भी जो उचित नहीं समझा जाता था परिवार के अंदर। मतदान से ठीक पहले परिवार के मुखिया ने कहा कि आपको फला पार्टी को सपोर्ट करना है, तो उस तरह से उनका जो है टेक डिसाइड हो जाता था उस फैमिली। लेकिन आज पिछले अगर मैं 3-4 चुनावों की बात करूं तो ये आमतौर पर देखा जा रहा है कि एक परिवार में भी परिवार के तमाम सदस्य अनेक अलग अलग विचारधाराओं को समर्थन देते हुए आप देख सकते हैं। महिलाएं किसी और को समर्थन देती हैं, युवा किसी और को समर्थन देता है। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और जहां तक प्रश्न ये है कि चुनाव में मुद्दा क्या है, तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे जो चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आपको और प्रारंभ में लेके जाना चाहूंगा। 91 में जब भाजपा की उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी, उसके बाद 1992 में जब भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो है, तो 93 में आपको देखने को मिला कि वहां पे सपा और बसपा अलायंस ने जो सरकार का गठन किया ठीक 1 वर्ष के पश्चात। तो यदि उत्तर प्रदेश का मतदाता हिंदू और मुस्लिम को अगर ध्यान में रखता तो 1 वर्ष के बाद तुरंत जब बाबरी विध्वंस हो जाता है उसके बाद जो सरकार बदली नहीं जाती। तो मैं इससे जो है सहमत नहीं हूं कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर सारे मतदाता उस बात को, हाँ ठीक है वो भी एक फैक्टर रहता है। वो क्यों रहता है उसको इस तरह समझने की आवश्यकता है कि आप ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 4-5 सदस्य हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, और
ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब आपके आसपास अराजकता का माहौल है, आपके आसपास असुरक्षा का माहौल है, तो 3-4 वर्षों में अगर एक घटना जो कि आपके हाथ में नहीं है, मान लीजिए आपके किसी परिवार के सदस्य को किडनैप कर लिया जाए, परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो है किडनैप करके फिरौती की डिमांड की जाए, उसमें आपका तो कोई दोष नहीं था ना। उसमें क्या था, उस समय की जो सरकार है उसकी कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं कमी थी। तो उस तरह के जो अराजक तत्व है, तो सुरक्षा के मुद्दे को आप दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, समाजवादी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या आज भाजपा की सरकार है। सुरक्षा का भी मुद्दा एक अहम मुद्दा है। हाँ, अब जिस तरह का प्रश्न हमारे साथी ने उठाया कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करने का प्रयास कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ऐसे इत्तेफाक नहीं रखता। उसका मैं लॉजिकल सबमिशन देता हूं। 2019 का जब जनरल इलेक्शन होता है, पहली रैली, पहला दल बहन कुमारी मायावती के द्वारा सर्वप्रथम तारनपुर में जो है उद्बोधन दिया जाता है कि आप मुस्लिमों को खासकर टारगेट करते हुए कि आपको अपना वोट बंटने नहीं देना है। मान लीजिए हम ये पैनल में बैठे हुए, कोई आदमी आके मेरे गाल पे अगर थप्पड़ मारता है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं प्रतिकार नहीं करूंगा उस समय, जो या मेरे से आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं आप क्या उम्मीद करते हैं मैं उसका जवाब नहीं दूंगा? जो जाहिर सी बात है। तो विडंबना ये है कि आज विपक्षी दल जो खासकर एक मुस्लिमों को ही टारगेट करते हुए कि नहीं, सपा का प्रयास यह है कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, बहन मायावती ये प्रयास करती है मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, कांग्रेस ये प्रयास करती है मुस्लिम हमारा वोट बैंक है। आजादी के बाद इतने लंबे समय में प्रत्येक दल ये प्रयास कर रहा है मुस्लिमों को उनके बीच में असुरक्षा का माहौल पैदा करके कि आप सिर्फ जो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना। दूसरी तरफ आज देश में पहली बार किसी सरकार के द्वारा एक नैरेटिव दिया गया प्रतीकात्मक तौर पर, सबका साथ सबका विकास। मैं चुनौती देता हूं, देश के अंदर किसी भी सरकार का इस तरह से नैरेटिव दिया गया क्या? नहीं दिया गया। उत्तर है ना। तो सबसे पहले ऐसी पहल तो करिए, और इस चुनाव में सबसे पहले शैलेंद्र जी, सबका साथ सबका विकास की बात तो कही गई थी, लेकिन आखिर में जब चुनाव प्रचार किया तो उसमें जिन्ना का नाम भी आया, उसमें पाकिस्तान का नाम भी आया, उसमें गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे। अगर विकास की ही बातें होती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें और इस तरह के बयान, और आपने ट्विटर पर देखा होगा शैलेंद्र जी, मुझे लगता है आपने ट्विटर पर देखा होगा कि दो मुख्यमंत्री आपस में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। सुनो केजरीवाल, सुनो योगी, ये दो मुख्यमंत्रियों की भाषा थी। आपके पास आना चाहूंगी मैं संजीव जी, जिस तरह हम शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास के बावजूद आप देखिए कि किस तरह की बातें हमने इस बार चुनाव प्रचार में देखी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि योगी जी के ही स्टेटमेंट को ये बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको ही ये सही तरीके से व्याख्या नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि योगी जी के इस बात को भी समझ पाते कि जब वो 80% और 20% की बात कर रहे हैं तो वो किस मामले में बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उस बात को भी ये सही ढंग से नहीं रख पाएंगे। ये यहाँ पे बैठ के बोलेंगे कि नहीं वो 80% 20% उस संदर्भ में नहीं था। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि विकास की बात कर रहे हैं आप, यदि सबका साथ लेने की बात कर रहे हैं, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो ये कड़ी जो है सबसे कमजोर कड़ी, इसको आपको बाहर निकाल के फेंकना होगा। आप यदि इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर कैराना और मुजफ्फरनगर में जाकर के आपको तो उन दंगों के बारे में चिंता करने की और उन दंगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कुरेदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक स्थिति आन पड़ी है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अपने घावों को सिर्फ इसलिए कुरेदता रहता है क्योंकि उस घाव को दिखा करके उसको वोट मिलते हैं। तो ये परिस्थिति, इन परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा आपको। आप निश्चित तौर पे चर्चा करें, आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे बाहर निकल के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। आप 5 साल यहाँ रहे उत्तर प्रदेश में और 8 साल केंद्र में। जब योगी और मोदी के डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो दोनों सरकारों की तुलना करने के बाद में और दोनों सरकारों के वजन को तौला जाएगा कि आपने किया क्या। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आप एक लाइन में बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना उदार रहते हैं वो भी कहीं आंकड़ों में 2017 से कम आंकड़े दिखाई देते हैं, उनको भी कम दिखाई देता है कि सीटों की संख्या नीचे की तरफ घटती हुई जा रही है। तो आखिर क्या वजह है? ये वजह केवल मुजफ्फरनगर और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये तमाम उत्तर प्रदेश में उनके आंकड़े और उनके ग्राफ यदि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जमीन पर, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए जो काम करना चाहिए था आपको, आपने उसमें ध्यान नहीं दिया है। इसके वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अन्यथा निश्चित तौर पे लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया था, काम करने का मौका भी था, केंद्र में भी और राज्य में भी आप ही थे। सब कुछ ऐसा करना चाहिए था कि आपको इन सब तमाम दाएं बाएं की बात करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आपने किया और इसी से संदेह पैदा होता है। जी
बिल्कुल संजीव जी, आप बने रहिए। हम दिखाते हैं फिलहाल कि मतदान के बाद दिग्गजों ने आकर क्या कुछ कहा। जो जनता के लिए काम किया है वही मेन चीज, और उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बने। चलिए, तो आखिर में हमने संगीत सोम को सुना है। यहाँ पर मेरठ से, ये सरदना सीट से 2 बार विधायक रहे हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के मूड में हैं। यहाँ पर मुकाबला इनका समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान से है। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक दोहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। और ये यहाँ पर बहुत सटीक बैठता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये बातें की जा रही हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं। और अगर हम एडीआर की रिपोर्ट देख लें तो आपने देखा होगा कि दागी चेहरे हर पार्टी में है, लेकिन हर पार्टी दूसरी पार्टी पर ही निशाना साध रही है और अपने जो दागी चेहरे हैं उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है। यानी अपने पास भी वही दागी चेहरे, लेकिन दूसरे के नजर आ रहे, अपनी थाली कोई नहीं देख रहे हैं। क्या जी, आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न किया है। मैं इसका क्रमबद्ध तरीके से आपको जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले जो बात की थी आपने इससे पहले भाग में कि जिन्ना का उल्लेख किसने पहले किया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस चुनाव में जिन्ना का सबसे पहले उल्लेख हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा किया गया और किसी के द्वारा, पहली चीज। दूसरी, आपने प्रश्न किया कि जो पहले चरण में तमाम दलों के जो प्रत्याशी है उनमें दागी किसके पास ज्यादा है, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सारे दल अगर इस बात पर सहमत हों कि किसी भी तरह के दागी प्रत्याशी को प्रत्याशी नहीं बनाना है, तो ये तो आदर्श वार्ता की स्थिति है। अगर ऐसा हो तो ये तो सबसे अच्छी बात हो, लेकिन हमें व्यवहारिकता में जीने की आवश्यकता है। अभी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखिए होता क्या है कि अपराध मुक्त समाज हो, आदर्श वार्ता हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अपराध हो गया है तो आपको विवेचना आईपीसी की धाराओं के तहत ही करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इस पैनल पे हम 3 लोग बैठे, मुझे आकर कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी सजा की तुलना अगर मुझे आके कोई मेरा मर्डर करने का प्रयास करता है उससे कदापि नहीं हो सकती, और किसी महिला के साथ कोई बलात्कार करता है उससे कदापि नहीं की जा सकती। तो तमाम ऐसे जो राजनीति में क्या होता है कि जो सामाजिक जब आप प्रदर्शन करते हैं तो उस समय तमाम ऐसे जो है धाराओं में मामले दर्ज हो जाते हैं, वो संगीन अपराधों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो तमाम जैसे चोरी का, डकैती का जो संगठित अपराध है उनमें लगभग जो है 30 से लेके और 55% की कमी आई है। ये डेटा जो है एनसीआरबी का है। हाँ, ऑन दी अदर हैंड जो आपने कहा कि जो दागी प्रत्याशी, तो जाहिर सी बात है कि वो सामाजिक आंदोलनों में भी जिन्होंने प्रयास किया होगा। देखिए शैलेंद्र जी, दोनों ही पार्टियों में है, सारी ही पार्टियों में, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, लेकिन सभी के साथ दागी बने हुए हैं। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता कैराना से हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, फिलहाल कैराने में क्या स्थिति है, मतदाताओं का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है, फिलहाल ग्राउंड से क्या जानकारी है आपके पास? देखिए चारुल, अगर मैं बात करूं अब जो कि वक्त है 3:20 हो रहा है और अब आखिरी चरण में मैं कहूंगा, क्योंकि बात करें 2.5 से 3 घंटे का वक्त और बचा हुआ है, क्योंकि अमूमन 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदान जो है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से 6 बजे तक का समय रखा गया, यानी 1 घंटे और इस समय को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने सहूलियत के लिए बढ़ाया है। इस वक्त मैं कैराना से कुछ दूर हूं, ये कांधला जगह है, कैराना से ही सटा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो मतदान करके निकल रहे हैं। ये सुबह से इसी तरीके की तस्वीर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना कांधला से लगातार मिल रही है। जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान करके मतदान केंद्र से निकल रहे हैं। और आप देखिए जो सिस्टमेटिक सुरक्षा व्यवस्था है सभी मतदान केंद्रों पर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे छोटी छोटी बात पर जो है वो बवाल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती की जाती है। और कांधला जो हिस्सा है, कांधला की मैं बात करूं, मेरे पीछे आप देखिए जो आपको वोटर्स नजर आ रहे होंगे, तमाम जो मतदाता हैं वो लंबी लंबी कतारों में जाकर के वहां वोटिंग कर रहे हैं। और ये जो वोटिंग है
बताती है कि किस तरीके से 3:30 बजे का वक्त हो रहा है, यानी कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो तय करेगा कि दरअसल कितना अच्छा यहां पे मतदान हुआ है। क्योंकि एक मतदान के लिए जो माहौल की आवश्यकता होती है, सुबह से हम जितने भी मतदान केंद्रों पे जा रहे हैं, कहीं से भी कोई इस तरीके की खबर नहीं आई कि ईवीएम खराब हो गया हो या फिर ईवीएम काम ना कर रहा हो। तमाम जगहों पर मतदान लोग करके आ रहे हैं। आपका मतदान हो गया? हाँ हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को वहां पे? शुक्र है मालिक का, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आपने भी मतदान कर दिया? जी बिल्कुल, तमाम लोग हैं जो मतदान करके जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, कैराना की जब बात आती है, कैराना काफी हॉट सीट है और हॉट सीट इसलिए भी बन गया क्योंकि अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे और कैराना से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। अमित शाह ने डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया था, उन्होंने मृगांका सिंह के लिए वोट मांगे थे। आज सुबह मृगांका सिंह से भी मेरी बातचीत हुई। मृगांका सिंह ने साफ कहा कि माहौल जो है वो उनके पक्ष में है। और अमूमन देखिए, चुनाव वाले दिन आप जब उम्मीदवारों से बात करेंगे वो खुल के यही बात करेंगे। हमने तमाम लोगों से जो बातचीत की, यही बातें निकल करके आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस 58 सीटों पे आज लगातार जितनी वोटिंग हो रही है, मुजफ्फरनगर की भी अगर मैं बात करूं, तमाम ये जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर मैं जोड़ दूं, यहां पर हवा बिल्कुल जो है वो हम कह सकते हैं टाइट है, यानी कि फाइट जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। मतदाता ऑफ द रिकॉर्ड अपनी बातों को हमसे कह कर जाते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो बातें बताते हैं, मुस्कुराते हैं। इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। चारुल, बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव कौशिक जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, देखिए, इस बार ये तो कहा जा सकता है कि बहुत कुछ अलग था। पहले हम देखते थे कि जनसभाएं होती थी, एक जगह खड़े होकर जो प्रत्याशी होते थे उनके समर्थन में नेता आते थे, दिग्गज आते थे, वोट अपील करते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार हर नेता को जनता के पास जाना पड़ा है, एक्चुअल में कहा जाए तो जमीन पर उतरना पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से जनता के बीच में नेताओं का जाना एक आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहा है जनता के हिसाब से, क्योंकि जनता के बीच में जाने के बाद में नेताओं को पता चला है कि हमने इनके लिए क्या काम किया, हमारे साथ इनका व्यवहार कैसा है। हमने यदि बेहतर काम किया तो ये पलक पूछा बावले बैठे हैं स्वागत करने के लिए, और हमने यदि बेहतर नहीं काम किया तो गलियों से पतली पतली गलियों से हमने खदेड़ते हुए भी देखा। तो ये बहुत जरूरी है और ये परंपरा कायम होनी चाहिए, मेरा मानना यही है। लेकिन मैं बार बार ये बात करता हूं कि आर्थिक और आपराधिक सूचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसे सांप क्यों सूंघ जाता है? क्यों नहीं वो ऐसे आपराधिक व्यक्ति के छवि वाले व्यक्तियों को सत्ता से बाहर निकालने के लिए सख्त कानून बनाती है? जब डबल इंजन की बात होती है तो केंद्र में भी और राज्य की भी बात मैं कर रहा हूं। आर्थिक सूचिता की बात करने वाली जब भ्रष्टाचारियों की बात होती है तो क्यों भ्रष्टाचारी बाहरी दूसरे पार्टी में होते हैं तो भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आते आते वो शुद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये जनता ये बात समझती है कि सबके पीछे एकमात्र उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, और सत्ता की प्राप्ति के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितने ये अलग अलग तरीके के ये आप ये कह सकते हैं कि स्वांग रचने का प्रयास करती है। मुझे लगता है कि आप शायद एक बात भूल गए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक बात कहती हैं, आप कितने भी दागी सही, आप कितने भी भ्रष्टाचारी सही, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो आपके तमाम पाप धुल जाते हैं। ऐसी बातें अक्सर विपक्षी पार्टी कहती नजर आती है। संजीव भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं गाजियाबाद से।